बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन का टॉपिक। तो इससे पहले मैंने आपको सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का बताया। उसमें तो ये था कि लैमिना क्रिब्रोजा से पोस्टीरियरली पीछे ही कोई ओक्लूजन हो गई है। अब ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन में क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये फॉर इंस्टेंस जो है ना, अब शुरू होगा हाइपरटेंसिव पेशेंट है कोई भी, तो आपको पता है जो हाइपरटेंसिव पेशेंट में एक सिग्निफिकेंट साइन होता है कि ये फॉर इंस्टेंस वेन आ रही है, ये आर्टरी आ रही है, तो आर्ट्रियोल जो है ना वो क्रॉस कर देता है वेन को, आर्टरियो वीनस क्रॉसिंग, एवी क्रॉसिंग हो जाती है। ठीक है, ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का एक सिग्निफिकेंट साइन है, एवी क्रॉसिंग। होगा क्या कि अब ये जो जगह है जिधर आर्ट्रियोल क्रॉस कर रहा है वेन को, ठीक है, ऊपर से गुजर रहा है वेन के, होगा क्या कि स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे जिधर ऊपर से गुजर रहा है, इन दोनों की एडवेंटिशियल शीथ जो है वो कॉमन हो जाती है। यानी कि जो एडवेंटिशियम आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्लड वेसल की, वो दोनों की सेम हो जाती है। तो होगा क्या कि आर्टरी में कोई ओक्लूजन हुई किसी थ्रोम्बोसिस की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से स्पैज़म हुआ, तो उसका इफ़ेक्ट वेन पे भी आएगा, और वेन पे इफ़ेक्ट आने की वजह से वेन की ओक्लूजन हो जाएगी। तो इसमें आपने याद रखना है कि ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी नहीं इन्वॉल्व करता, ये ब्रांच को, किसी ब्रांच होगी उसकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की आगे, तो उसको इन्वॉल्व करेगा। तो BRVO दो टाइप्स का होता है, एक होता है क्वाड्रेंट वेन ओक्लूजन, दूसरी होती है हेमी रेटिनल वेन ओक्लूजन। क्वाड्रेंट वेन ओक्लूजन में क्या होगा, अब ये देखें, ये सेंट्रल रेटिनल वेन है, ये इधर से आ रही है, ये इसकी एक ब्रांच निकली है। ठीक है, अब होगा क्या कि इस ब्रांच में जो है ना, डिस्क से मेजर ब्रांच अवे फ्रॉम द डिस्क एट एवी क्रॉसिंग, डिस्क पे नहीं है, डिस्क से अवे है, और एवी क्रॉसिंग इधर कोई आर्टरी आ रही थी उसकी हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कॉज है BRVO का, तो हाइपरटेंशन में एवी क्रॉसिंग होती है। अब फॉर इंस्टेंस इधर एवी क्रॉसिंग हो रही है ये, तो इस एवी क्रॉसिंग वाली जगह पे जो है ना, वो ऑक्लूजन हो जाएगी वेन की। ठीक है, जबकि और सिर्फ क्वाड्रेंट वेन ओक्लूजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हैमरेज होगा वो सिर्फ ऐसे एक क्वाड्रेंट में है। ठीक है, जबकि हेमी रेटिनल वेन ओक्लूजन में क्या होगा, हेमी कहते हैं हाफ को। इसमें क्या होगा कि जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी डिस्क, ये ऑप्टिक डिस्क है, डिस्क के मार्जिन पे, ठीक है, डिस्क के कोने पे इधर से एक ब्रांच निकलती है, इस ब्रांच का जो है ना वो ओक्लूजन अगर हो जाए, मेजर ब्रांच वेन ओक्लूजन एट डिस्क मार्जिन, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आधा रेटिना में हैमरेज हो जाएगा। ठीक है, ये हेमी रेटिनल वेन ओक्लूजन हो जाएगी। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो सडन ऑनसेट इसका होगा ब्लड विजन, और विजुअल एक्विटी वेरिएबल होगी। विजुअल एक्विटी ज़्यादा डिपेंड करती है मैक्यूला पे, अगर तो मैक्यूलर इन्वॉल्वमेंट है तो विजुअल एक्विटी रिड्यूस हो जाएगी फ़ौरन। फंडस एग्ज़ाम करेंगे तो एडीमा और हेमरेजेस नज़र आएंगे। जाहिर सी बात है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से हो रही है, तो उसमें भी ये फीचर्स होते हैं, एडीमा और हेमरेजेस। इसके अलावा सेकेंडरी ग्लाकोमा डेवलप हो सकता है, और प्रोग्नोसिस जो है ना इसका यूजुअली गुड होता है BRVO का। इसके बाद देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में अगर मैक्यूला इन्वॉल्व होगा तो मैक्यूला का क्रॉनिक मैक्यूलर एडीमा हो सकता है। वेन ओक्लूजन हुई है तो जाहिर सी बात है कि रेटिना के पार्ट्स को सप्लाई नहीं होगा ब्लड से ही, उनका इस्कीमिया होगा, उधर से एंटी वेजफ्स रिलीज़ होंगे, एंटी वेजफ्स नई वेसल्स बनाएंगे, नई वेसल्स जो हैं अगर आयरस पे बनेंगी तो उस वजह से ग्लाकोमा हो जाएगा। जो ये ग्लाकोमा डेवलप हुआ है सेकेंडरी ग्लाकोमा, ये इसी वजह से डेवलप कर रहा है, तो नियोवस्कुलराइजेशन इसकी दूसरी कॉम्प्लिकेशन है। ट्रीटमेंट क्या होगी, तो दो तरह से ट्रीटमेंट देखते हैं कि अगर तो विजुअल एक्विटी 6/9 है या 6/9 से बेटर है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोई ट्रीटमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करते। पर अगर विजुअल एक्विटी जो है 6/12 है या इससे वर्स है, तो फिर उसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं, इंट्राविट्रियल एंटी वेजफ्स देते हैं, ताकि जो इस्कीमिक पार्ट है उधर से जो वेजफ्स बन रहे हैं वही ना बन सकें, उनके इफ़ेक्ट निगेट हो जाए। या इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड्स देते हैं, जिससे जो मैक्यूलर एडीमा या जो वैसे एडीमा हुआ है रेटिना का, उसको जो है ट्रीट करें। फिर या लेज़र फोटोकोआगुलेशन कर सकते हैं जो प्रोग्रेसिव या एडवांस्ड स्टेजेस में। इसमें क्या होता है, दो पैटर्न्स होते हैं, एक तो ग्रिड पैटर्न फोटोकोआगुलेशन है, एक स्कैटर फोटोकोआगुलेशन है। लेज़र मेनली आर्गॉन लेज़र इस्तेमाल करते हैं,
फोटोकोगुलेशन के लिए। ग्रिड पैटर्न में क्या होता है कि ये फॉर इंस्टेंस मैक्यूला है, मैक्यूला से 500 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, 500 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस पे ऐसे मैक्यूला के राउंड जो है ना, जो पार्ट स्कीम जो एडीमा डेवलप हुआ है मैक्यूला का, उसको ख़त्म करने के लिए ग्रिड पैटर्न लेज़र फोटोकोगुलेशन करते हैं। स्कैटर फोटोकोगुलेशन क्या होती है कि ये मैक्यूला फॉर इंस्टेंस, तो ये सारा जो पेरिफेरल जो रेटिना है, इस सारे पे लेज़र के थ्रू जो है ना, जो इस्कीमिक रेटिना है जिससे एंटी वेजेफ्स बन रहे थे, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंटी वेजेफ जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वेजेफ्स नहीं बनेंगे, वेजेफ नहीं बनेगा, तो उस वजह से जो है फिर न्यूवस्कुलराइजेशन नहीं होगी और फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी।